नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 9 की राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT की बुक के जो 4 और 5 नंबर लेसन है, इन लेसनों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दो। तो हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका जो 4 नंबर लेसन है रासायनिक बंध व रासायनिक संरचना, इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक के लेसनों का एक वीडियो आ चुका है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो हमारे पास 71 नंबर प्रश्न है, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता थे। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 तत्व हम देखते हैं। इन 118 तत्वों में से 92 तत्व तो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं और 93 से लेके 118 तत्व मानव द्वारा निर्मित है। तो इन सभी तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखा गया ताकि इनकी पहचान करना आसान हो जाए। जैसे कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम के लिए Na। इस प्रकार सभी तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखा गया। तो ये लिखना किसने बताया था? वर्जीलियस ने बताया था। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? वर्जीलियस को माना जाता है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? कभी भी जब रासायनिक बंध बनता है, रासायनिक बंध क्या होता है? ये कोई अणु है, अणु के अंदर जितने भी परमाणु भाग लेते हैं ये परमाणु आपस में एक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे एक ये अणु था, इस अणु के अंदर ये A और B परमाणु है, ये आपस में एक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। जिस बंध द्वारा ये जुड़े हुए हैं उस बंध को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। और जब भी ये रासायनिक बंध बनता है तब हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, एक आयनिक बंध बनता है जब। आयनिक बंध कब बनता है? आयनिक बंध धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होने से आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध का नाम है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। हम लिखते हैं Na और Cl, NaCl और क्या बना? NaCl बना। तो ये जो सोडियम है वो धातु है और Cl क्या है? अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच जो बंध बनता है उस बंध को अभी हमने पढ़ा कि आयनिक बंध कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। उसके बाद में हमारे पास 75 नंबर प्रश्न है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। जो विद्युत संयोजक बंध बनता है वो किन परमाणुओं के बीच बनता है? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है, या इस बंध को बोलते हैं आयनिक बंध भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास Na प्लस में Cl और क्या बना? NaCl बना। तो आपको पता है कि जो भी धातु होती है, जितनी भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। और त्याग करके उनके ऊपर किसका चिन्ह लगता है? प्लस का चिन्ह लगता है। मतलब जितने भी कोई भी परमाणु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। उसके बाद में जितनी भी अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। तो इनके ऊपर माइनस का चिन्ह लग गया। अब धातु और अधातु के बीच जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। और विपरीत आविष्ट, अभी हमने पढ़ा कि विद्युत संयोजक बंध का निर्माण कब होता है? जिन परमाणुओं के ऊपर क्या हो? विपरीत आवेश हो, उनके बीच जो बंध बनता है उसको विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। जैसे मान लो सोडियम के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के बीच जो बंध है माइनस। तो प्लस और माइनस जो परमाणु होते हैं, प्लस और माइनस या विपरीत आवेश वाले जो भी परमाणु होते हैं उनके बीच जो बंध बनता है उस बंध को विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास
प्रश्न है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बने हुए यौगिक, आयनों से जो यौगिक बनते हैं उसको बोलते हैं विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब आयन क्या होते हैं? कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या ग्रहण करता है तो आवेशित हो जाता है, और उस आवेशित कण को क्या बोलते हैं? आयन कहा जाता है। और आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन। कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास हम पढ़ लेते हैं कि आयन क्या होता है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर आवेशित हो जाना, तो इन आवेशित कणों को क्या बोलते हैं? आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन अधिक होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें मतलब धनायन को केटायन भी कहा जाता है। अब हमारे पास जैसे ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब यह उदासीन है। जब इसके ऊपर प्लस या माइनस लग गया तो उस प्लस या माइनस वाले कण को क्या बोलेंगे? आयन कहेंगे। यदि प्लस लगा है तो धनायन, यदि माइनस लगा है तो उस कण को ऋणायन कहा जाएगा। अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हम जो ऊर्जा देंगे उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? आयनन एंथैल्पी कहा जाएगा। जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम को हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा देने से सोडियम के ऊपर प्लस का चिन्ह लग गया, मतलब एक प्लस का चिन्ह लगा है तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। मूल के अंदर 11 थे, अब इसके अंदर कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, हमने बाहर निकाला है, और बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमने दी उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? धनायन के अंदर हमेशा क्या होता है? मूल परमाणु से, यानी इस परमाणु से इस परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती? कम हो जाती है। इसमें 11 थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो इसका जो आकार है वो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो धनायन का आकार मूल परमाणु से उदासीन परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर है ऋणायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी परमाणु वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन अधिक और प्रोटॉन क्या होते? कम होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें एनायन भी कहा जाता है। अब कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। हमारे पास उसके बाद में धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, और अधातु जितनी भी होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर ग्रहण कर क्या बनाती है? ऋणायन का निर्माण करती है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, त्याग करके धनायन का निर्माण करती है, और जितनी भी अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाती है? ऋणायन का निर्माण करती है। उसके बाद में हमारे पास 77 नंबर प्रश्न, धनायन तब बनता है जब, अभी हमने पढ़ा कि धनायन का निर्माण कब होता है? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या होता है? धनायन का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास 78 नंबर प्रश्न है, ऋणायन तब बनता है जब, ऋणायन का निर्माण कब होता है? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तब ऋणायन का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और कपनांक निम्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनके गलनांक और कपनांक निम्न होते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रासायनिक बंध कि क्या होता है। अब आपको पता है कि कोई भी अणु है उसके अंदर जितने भी परमाणु जैसे ये एक अणु है, इस अणु के अंदर 2 परमाणु है, ए और बी। ये ए और बी जिस बंध द्वारा, जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, उस बंध को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध कहा जाएगा। ये जो रासायनिक बंध है ये परमाणुओं में 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आयनिक बंध,
दूसरा होता है सहसंयोजक बंध और तीसरा कौन सा होता है उप सहसंयोजक बंध। अब आयनिक बंध कौन सा होता है, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आयनिक बंध धनायन परमाणु और ऋण आयन परमाणु। अब धनायन कौन सी होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती है, धनायन, और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाती है, ऋण आयन का निर्माण करती है। तो धनायन परमाणु और ऋण आयन परमाणु आपस में मिलकर जिस बंध का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध कहा जाता है। जैसे NaCl, हम देखते हैं कि Na प्लस में Cl और क्या बना, NaCl बना। तो अब देखो ये क्या है, धनायन मतलब धातु है और ये ऋणायन है, मतलब इसके ऊपर प्लस होता है और इसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो धातु और अधातु के बीच या धनायन और ऋणायन के बीच जो बंध बनता है उस बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहा जाता है। उसके बाद में देखो आयनिक बंध जो होते हैं इनके महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आयनिक जो यौगिक होते हैं जिनके अंदर आयनिक बंध पाया जाता है उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब आयनिक यौगिक हमेशा ही क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके गलनांक और कपथनांक उच्च होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं आयनिक यौगिक, और ये ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलेय और अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन इत्र आदि में अविलेय होते हैं। उसके बाद में 2 नंबर बंध है हमारे पास सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध किसे कहा जाता है, जब एक ही प्रकार के या समान प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब हमने आयनिक बंध पढ़ा, उसके अंदर क्या था, क्लोरीन के साथ किसने बंध बनाया, सोडियम। दोनों क्या थे, दोनों अलग अलग थे, ये क्लोरीन था और ये क्या था, सोडियम था। अब यदि हमारे पास समान प्रकार के, मतलब क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, मतलब सेम परमाणु होने चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे भी कौन सा परमाणु होना चाहिए, क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कौन सा परमाणु होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो इन सेम परमाणुओं में, इन समान परमाणुओं के अंदर जो बंध होगा उस बंध को हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे। तो ये जो सहसंयोजक बंध है 3 प्रकार के होते हैं। एकल बंध, जब समान प्रकार के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एकल बंध का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जैसे हम जो क्लोरीन होता है उसके बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 7। इसके बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। मतलब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अभी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो देखो हम लिख लेते हैं क्लोरीन को इस प्रकार हमने लिख लिया, इस प्रकार हमने लिख लिया। तो दोनों क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपना, इस परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये परमाणु क्या करेगा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा और ये परमाणु क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार इन दोनों के बीच में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार के बंध को क्या बोलेंगे, एकल बंध कहेंगे। और समान परमाणु के बीच हुआ है, क्लोरीन के बीच हुआ है, तो इसको बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंध। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर है द्विबंध। जब समान प्रकार के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो द्विबंध का निर्माण होता है। जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p4। तो मतलब इसके बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और अभी कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो हम लिखते हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हम लिख लेते हैं कि इसके बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है।
और इसको इस परमाणु को इस परमाणु दोनों परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और ये परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हो जाएगा? इन दोनों परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो ऐसा जो बंध बनेगा जिसमें क्या हो? सेम परमाणु मतलब ऑक्सीजन दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? साझा हो। तो इस प्रकार का जो बंध बनेगा उसको बोलते हैं द्विबंध कहा जाएगा। और दोनों सेम परमाणु मतलब समान परमाणु हैं, ऑक्सीजन है, तो कौन सा बंध होगा? द्विबंध सहसंयोजक बंध होगा। उसके बाद में हमारे पास त्रिबंध, जब समान प्रकार के परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो त्रिबंध का निर्माण होता है। मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? नाइट्रोजन कितने नंबर पे होती है? 7 पे होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3। तो देखो 2 और 2 4 और 3 7। तो भारतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यहां पे हमने लिख लिया, इस प्रकार लिख लिया। अब इस नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यह नाइट्रोजन का जो परमाणु है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और यह परमाणु नाइट्रोजन का भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इस प्रकार इन नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? साझेदारी हुई। तो इनके बीच जो बंध बना उसको बोलेंगे त्रिबंध कहेंगे, क्योंकि 3 परमाणुओं की साझेदारी हुई है। तो इस दोनों जो परमाणु वो सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन के, इसलिए जो बंध बना उसको बोलेंगे सहसंयोजक त्रिबंध कहेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो सहसंयोजक बंध जिन यौगिकों के अंदर पाया जाता है उनको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। उनके गुण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस, तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके गलनांक और कपनांक कम होते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। ये अध्रुवीय विलायक जैसे विलेय, अध्रुवीय विलायक जो होते हैं जैसे ईथर, बेंजीन, इनमें विलेय होते हैं। और विद्युत के ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है उप सहसंयोजक बंध। परिभाषा क्या है? किसी अणु में उपस्थित दोनों परमाणुओं में से केवल एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, परंतु साझेदारी दोनों परमाणु के मध्य होती है, तो ऐसा बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे ओजोन अणु का निर्माण। मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, ये कोई अणु है, इस अणु के अंदर 2 परमाणु है। तो यदि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान केवल ए वाला परमाणु करे, जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान केवल ए वाला अणु करे और दोनों के बीच क्या हो? साझेदारी हो, तो ऐसा जो बंध होगा वो कौन सा बंध होगा? उप सहसंयोजक बंध कहलाएगा। जैसे मान लो ए और बी आपस में मित्र है, दोनों ने मिलकर, मतलब ए और बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। ए ने सारा पैसा खर्च किया, व्यापार शुरू करने से पहले सारा पैसा लगाया, इसने प्रचार किया और पैसा लगाया। जब लास्ट के अंदर व्यापार का लाभ हुआ तो दोनों ने इस लाभ का हिस्सा 50-50% मतलब बराबर हिस्सों में बांट लिया। मतलब ए ने सारा धन लगाया, ए ने सारा प्रचार किया, बी ने कुछ नहीं लगाया, लेकिन लास्ट के अंदर लाभ हुआ, उस लाभ का बंटवारा दोनों के बीच बराबर बराबर हुआ। तो मतलब ए ने सब कुछ लगाया, बी ने कुछ नहीं लगाया, लेकिन बंटवारा दोनों के बीच बराबर बराबर हुआ। तो ऐसे बंध को क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक बंध कहेंगे। जैसे मान लो ओजोन अणु का निर्माण। अब ओजोन अणु का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन 8 नंबर पे होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4।
अब देखो इसके पास भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसके भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और इसके भी भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इस ए वाले को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और इस बी को भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 की जरूरत है। और इस सी वाले परमाणु को भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए भी 2 की जरूरत है। तो ये जो ए वाला है वो इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और ये जो बी वाला है, बी वाला इस ए वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेके और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब दोनों के अष्टक पूर्ण हो गए, दोनों, न तो ए को दूसरे से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, न बी को दूसरे से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन सी के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए यह क्या करेगा, इस बी वाले, ये जो बी वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, साझेदारी अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो अब देखो इस बी ने सी से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, लेकिन दोनों के बीच क्या हुआ, बंध बना, दोनों के बीच साझेदारी हुई। तो ऐसा जो बंध होता है उस बंध को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहा जाएगा। उसके बाद में परमाणु क्रमांक किसको कहा जाता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो NCERT का जो 4 नंबर लेसन है, परमाणु की संरचना। इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम करेंगे। हमारे पास 80 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है परंतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग तो लेता है परंतु वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है। तो महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम बताया था कि कोई भी पदार्थ है उसको हम काटते जाएं तो लास्ट के अंदर एक ऐसा कण बच जाएगा जिसको और आगे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो उस कण को क्या बोलेंगे, उस कण को परमाणु कहा जाता है। और यह परमाणु अकेला नहीं रह सकता, यह दूसरे परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाकर ही रह सकता है। उसके बाद में हमारे पास 81 नंबर प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार के परमाणु में मिलकर बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा नील्स बोर द्वारा दी गई है। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो वो कौन सा परमाणु होता है जिसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो एकमात्र हाइड्रोजन है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। उसके बाद में 84 नंबर है हमारे पास, किस परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की गई है। मतलब ये जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने कहा था कि ये है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार बीच में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो आपस में वर्ताकार पथों के अंदर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार जो परमाणु का नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी तुलना किससे की गई है, सौर मंडल से की गई है। उसके बाद में हमारे पास 85 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। उसके बाद में हमारे पास 86 नंबर प्रश्न है, 1904 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो किसने दिया था, हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है,
परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? तो क्रिसमस पुडिंग के समान कौन सा मॉडल है या किसने दिया था? थॉमसन का जो मॉडल है उसको क्रिसमस पुडिंग भी कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस पुडिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 88 नंबर प्रश्न है, परमाणु विद्युत रूप से होते हैं। तो ये भी थॉमसन ने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर कि परमाणु के नाभिक के अंदर, ये नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर जितना प्लस होता है उतना ही बाहर क्या होता है? माइनस होता है। उतने ही बाहर क्या होते हैं? जितने प्लस मतलब प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसी भी परमाणु के अंदर इन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। उसके बाद में हमारे पास परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? वैसे परमाणु के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ही कण पाए जाते हैं। ये बीच वाला जो केंद्र होता है वो परमाणु का नाभिक कहलाता है। इस नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, P प्लस में N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 कण किसके बीच पाए जाते हैं? नाभिक के बीच। और तीसरा जो कण होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनको कोश कक्षा या ऊर्जा सत्र कहा जाता है। तो परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 1 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो अब हमें पता है कि परमाणु के नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं। एक तो P प्लस में N और बाहर जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। अब P मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे लिखा जाता है? P से। और P से मतलब प्लस, मतलब प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन से N मतलब नहीं, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता। अब 2 आवेश होते, एक पे प्लस आ गया, इस पे होता नहीं है। तो हमारे पास एक ही कण बचा है इलेक्ट्रॉन, इस पे कौन सा आवेश होता है? माइनस वाला आवेश होता है। तो कौन सा आवेश रहित कण है? तो किस पे आवेश नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोटॉन पे P से प्लस, तो प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। उसके बाद में हमारे पास 91 नंबर प्रश्न, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो परमाणु में कौन से मूल कण, यदि कोई उदासीन परमाणु है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी उदासीन परमाणु में क्या होती है? समान होती है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 94 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 है। तो इन दोनों की संख्या का योग मतलब कितना हुआ? 14। तो ये 14 क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको किससे लिखा जाता है? A से लिखा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 95 नंबर प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया था रदरफोर्ड ने? अल्फा कणों के आधार पर इसने नाभिक का पता लगाया था। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 96 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में
कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास 97 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 98 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है और इन वर्ताकार पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा सत्र कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 99 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। यदि कोई उदासीन परमाणु, उदासीन से तात्पर्य उसके ऊपर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है, उसको उदासीन परमाणु कहा जाता है। उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाता है या परमाणु संख्या कहा जाता है। और इसको किससे लिखा जाता है? उसको Z से लिखा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 100 नंबर प्रश्न है, अगर किसी तत्व के परमाणु के प्रतीक पर ऋण चिन्ह है तो दर्शाता है। यदि कोई परमाणु, जैसे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर इस प्रकार ऋण चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्लोरीन के अंदर मूल क्लोरीन से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। तो मूल परमाणु से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एक ज्यादा है। मतलब इसमें कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 17 है। और इसमें कितनी है? इसमें 18 है और इसमें कितनी है? 17 है। तो मूल परमाणु से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो अगर किसी तत्व के परमाणु के प्रतीक पर ऋण चिन्ह है तो दर्शाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अधिक है। उसके बाद में 101 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। तो किस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है? कार्बन का लिया जाता है। उसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो समस्थानिक किसे कहा जाता है? हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के मतलब समान तत्वों के वे परमाणु, समान तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु, जैसे कार्बन है तो कार्बन के वे परमाणु, अब इनका परमाणु संख्या मतलब परमाणु संख्या इसके नीचे लिखी जाती है। परमाणु संख्या इस प्रकार लिखी जाएगी। परमाणु संख्या तो एक ही तत्व के परमाणु मतलब कार्बन के ये परमाणु हैं, तो इनकी परमाणु संख्या तो क्या होगी? समान होगी। मतलब परमाणु संख्या इसकी भी 6 होगी, इसकी भी 6 होगी और इसकी भी 6 होगी। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी? इनकी अलग अलग होगी। जिसकी इसकी 12 होगी, इसकी 14 होगी और इसकी कितनी मान लें? 16 मान लें। तो इस प्रकार एक ही तत्व के वे परमाणु मतलब समान तत्व के परमाणु है, कार्बन के परमाणु है, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक कहेंगे। हमारे पास 103 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। उसके बाद में 104 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो 4 नंबर दे रखा है ट्रेशियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। उसके बाद में 105 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 106 नंबर प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि ये जो नीचे वाली संख्या है वो परमाणु संख्या है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है और इसकी भी 8 है, और ऊपर जो लिखा गया है जैसे 16, 17 और 18 वो है द्रव्यमान संख्या।
तो अभी हमने पढ़ा कि परमाणु संख्या तो समान हो और द्रव्यमान संख्या, ये ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या, इनकी भिन्न भिन्न है। तो परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 107 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो प्रकृति के अंदर सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। तो उसके बाद में 108 नंबर है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है। तो पोलोनियम के अंदर समस्थानिकों की संख्या कितनी है? इसकी समस्थानिकों की संख्या 27 होती है। उसके बाद में हमारे पास 109 नंबर प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकलन में किस समस्थानिका का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। उसके बाद में हमारे पास 111 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आर्सेनिक 74 जो होता है ट्यूमर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास है कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और सोडियम 24 का उपयोग रक्त शोधन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे की सारी सुमेलित है, इसलिए 5 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 112 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समबारिक कहलाते हैं। मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होगी, जैसे मान लो कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14। अब देखो इसके अंदर परमाणु संख्या तो क्या है? भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इनमें समान है। तो ऐसे जो तत्व होंगे उनको क्या बोलेंगे? समबारिक कहा जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 113 नंबर या 113 नंबर प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक दे रखा है वो 18 और इसका जो द्रव्यमान है वो 40। उसके बाद में पोटेशियम 19 द्रव्यमान इसका दे रखा है 40। उसके बाद में कैल्शियम 20, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 40। तो अब आपको पता है कि नीचे वाली जो संख्या है जिसको परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसको किससे लिखा जाता है? जेड से लिखा जाता है। इनकी संख्या क्या है? भिन्न भिन्न दे रखी है। और ऊपर वाली संख्या जिसको ए से लिखा जाता है वो सबकी समान दे रखी है। मतलब परमाणु संख्या जिसकी भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो तो उनको क्या कहा जाता है? समबारिक कहा जाता है। 114 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणों के उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 115 नंबर प्रश्न है, ट्राइटियम में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? तो जो ट्राइटियम होता है, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या तो सबकी एक होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो एक होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी ये 3 नंबर पे है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? इसमें 2 होगी, इसीलिए ये इसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ट्राइटियम के अंदर एक तो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 5 नंबर लेसन है, जीवन की अवधारणा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 116 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के पश्चात हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी के बाद यदि कोई सौरमंडल में ग्रह है जिसपे जीवन की संभावना है तो वो कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह है। उसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है, ओपेरिन के सिद्धांत द्वारा जीव की उत्पत्ति को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो ओपेरिन ने जो सिद्धांत दिया था उसने
जीव की उत्पत्ति के 7 चरण बताए हैं। उसके बाद में 118 नंबर प्रश्न है, जीव जननवाद किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस्को रेडी द्वारा दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास 119 नंबर प्रश्न है, 17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह का नाम है। तो 17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी के समान बिल्कुल ग्रह खोजा गया, उसका क्या नाम था? केपलर 186f नाम है। उसके बाद में 120 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है? सत्य जनन सिद्धांत वॉन हेलमोंट, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सत्य जनन सिद्धांत किसने दिया? वॉन हेलमोंट ने। कोस्मोजोइक सिद्धांत ये किसने? लिविंग केल्विन, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है जीव जननवाद, ये फ्रांसिस्को रेडी ने दिया, बिल्कुल सही है। ओपेरिन सिद्धांत AI ओपेरिन ने दिए। तो सारे के सारे सही सुमेलित है, इसलिए 5 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में जो NCERT की बुक है उसका जो 5 नंबर लेसन है जीवन की मौलिक इकाई, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करेंगे। 121 नंबर प्रश्न है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 122 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मर्क थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 123 नंबर प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोशिका में उपस्थित कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपने खुद के आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 124 नंबर प्रश्न है और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास प्रश्न है, समस्थानिकों की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो समस्थानिकों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड सोडी को दिया जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।